हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जेक बोर्ड का यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जेक बोर्ड का दोस्तों एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का साइंस सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट का टॉप 30 दोस्तों वीवीए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग के एग्जाम के दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में आप लोग जिसको हजामती बनाने में भी यूज किया जाता है, तो दोस्तों हजामती बनाने में दोस्तों हमेशा दोस्तों अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। फोकस दूरी को एफ कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं। तो एफ बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है r/2। तो एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दो का ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। मतलब भौतिक राशि दोस्तों उसका मान चेंज नहीं होगा, एकदम फिक्स रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है। उत्तल लेंस की क्षमता मतलब एफ दोस्तों लेंस की क्षमता निकालना है। पी बराबर क्या होगी। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f का मान कितना है, एक, और एक काट जाएगा तो एक आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तल है, उत्तल में हमेशा दोस्तों प्लस होता है और उत्तल में माइनस होता है। तो उत्तल में प्लस होगा, +1 डायरेक्टर। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4D क्षमता वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी एफ निकालना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/p। तो 1/p का मान कितना है, 4। तो 4 से 1 को भाग देंगे 0.25 मीटर आएगा। अब इसको हम लोग का सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 होगा, फिर 100 से भाग गुना कर लेंगे, 100 काट जाएगा तो आप लोग का आएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब होता है आगे देखने के लिए। तो आगे देखने के लिए आप लोग को अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 7 नंबर, मानव नेत्रों के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दृष्टिपटल, इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगी। तो दूर बिंदु दोस्तों अनंत होती है, निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ दूर बिंदु पूछा है तो इसलिए अनंत हो गई। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो ये दोस्तों आप लोग को पुतली नियंत्रित करती है। पुतली दोस्तों कम रोशनी में उसका जो साइज दोस्तों बड़ा होता है और ज्यादा रोशनी में उसका साइज दोस्तों छोटा होता है। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा और वास्तविक बनती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई होती है। तो 1 किलोवाट घंटा दोस्तों आप लोग का होती है ऊर्जा का। ऊर्जा का व्यावसायिक मतलब होती है किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कूलाम किसके एसआई मात्रक है। तो दोस्तों कूलाम दोस्तों विद्युत किसका एसआई मात्रक है, आवेश के एसआई मात्रक होता है कूलाम, और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और विभवांतर का वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो हम लोग को यहाँ पर पूछा था आवेश कूलाम दोस्तों आवेश के एसआई मात्रक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो एक युक्ति क्या परिवर्तित करती है, ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। ये दोस्तों एक वियोजन अभिक्रिया करती है। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, CuO+H2 में दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना। तो यहाँ अगर समीकरण में देख सकते हैं हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है। तो दोस्तों इसका हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर देख लीजिए, आप लोग को एक चित्र दिया गया है, तो इसमें बताना होगा किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ आप लोग को क्या है, लोहे के कील है और कॉपर सल्फेट के विलयन। लोहे के कील को Fe कहते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन कहते हैं CuSO4। अगर इसका रिएक्शन कर देंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। तो इस प्रकार से Fe क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर देती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक इसमें आ जाएगा लिटमस पत्र, और लिटमस पत्र का रंग दोस्तों बैगनी होती है।
याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला 18 नंबर, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वो क्या होगा। तो दोस्तों अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम लोग को 10 दिया है, यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो ये आप लोगों को क्या हो गई, 4 हो गई। तो 18 का डी होगा 4। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर आप लोग को एक चित्रों में क्या सूचित कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए चित्रों में ही सूचित कर रहा है। अगर यहाँ पे हाथ में मतलब अम्लों में अगर हाथ डाल दोगे ना तो क्या होगी, हाथ जल सकती है। यानी कि सांद्र अम्लों और क्षार के बीच बर्तन की चेतावनी चिन्ह, यानी कि इसका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ देख लीजिए अधातु पूछा है, अधातु दोस्तों ब्रोमीन होगा और ब्रोमीन का संकेत होगा Br। अगर यहाँ पे धातु पूछता तो पारा होता है आंसर। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। अग्निशामक मतलब होता है आग को बुझाने के लिए, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर बना है। तो दोस्तों एक कहता है आधुनिक आवर्त सारणी और एक होता है मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो दोस्तों मेंडलीव का आवर्त सारणी दोस्तों क्या है, परमाणु दोस्तों संख्या पर आधारित है और आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पर पूछा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों यहाँ पे तो मेंडलीव वाला होता है परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक वाला होता है परमाणु संख्या। 23 के आंसर अभी जो हम लोग सीख रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आप लोग देख लीजिए एनसीईआरटी अगर बुक है तो वहाँ पे 96 पेज में तत्वक आवर्त वर्गीकरण पेज में चैप्टर 96 पेज में आप लोग को दिया है, वो है आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद होता है सोडियम, कैल्शियम। इसका दोस्तों याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उस ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर भूप्रपत्ति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला को खनिज कहते हैं। 26 नंबर प्रोपेनाल, नाल में कौन सी क्रियाशील समूह है। नाल मतलब होता है जहाँ, और दोस्तों अल्कोहल में अल्कोहल वाला नाल होता है। तो 26 के आंसर ए नंबर होगा अल्कोहल। हाँ, अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित क्या नहीं होती है। तो जल का टूटना होती है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। दोस्तों 27 का यही वाला होगा कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। अगला प्रश्न 28 नंबर, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। तो दोस्तों फ्लोएम दोस्तों पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन को पहुंचाता है। तो इसके आंसर होगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। 28 के आंसर होगा सी नंबर। 29 नंबर प्रश्न, वृक्क रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इन्हें हम लोग वृक्काणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है। फल को पकाने के लिए इथिलीन यूज किया जाता है। 31 नंबर देख लीजिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन दोस्तों आप लोग का क्या होता है, अंडाशय में स्रावित होता है, ये फीमेल स्रावित करता है। 32 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं। इन्हें हम लोग निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर, दिए गए चित्र में कौन से जनन हो रहा है। यहाँ देख लीजिए मुकुलन है, मुकुलन में क्या होती है, हाइड्रा मुकुलन में जनन होती है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाएगा, मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, ये दोस्तों होती है आप लोग का समरूप होती है। तो यहाँ पे आप लोग का समरूप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन असमजात अंग में टिक कर लीजिएगा। 35 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों को चुना था। मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधों को चुना था और मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक मतलब होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के मदद से स्वयं बनाता है। तो यहाँ आ जाएगा घास। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों आहार श्रृंखला में घास को खाता है हिरन को खाता है शेर। तो ये एक आहार श्रृंखला वाला। तो यहाँ पे क्या शाकाहारी, ये देख शाकाहारी का निर्माण कौन कर रहा है, ये प्रथम पोषी स्तर कर रहा है, यानी कि 37 का नंबर होगा
प्रथम पोषी स्तर। 38 नंबर, ओजोन परत के अपक्षय होने के कौन क्या जिम्मेदार है? इसके आंसर हो जाएगा ओजोन परत दिख गया तो CFC में टिक कर दिया, एक मार्क मिलेगा। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिस कारण दोस्तों ओजोन परत दोस्तों पतली होने लगती है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जैव मात्रा का स्रोत नहीं है? नहीं वाला आप लोग को सेलेक्ट करना है, तो इसके आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। 40 नंबर लास्ट प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए।